वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के 2014 के द्वितीय पाली में पूछे गए 20 साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा कहता है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर क्या है? V है और प्रतिरोध हमारा क्या है? R है। तो उससे प्रवाहित होने वाले धारा के बीच संबंध क्या हुआ? यानी V I और R के बीच रिलेशन पूछ रहा है। तो हम लोग ओम के नियम से जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R होता है। तो यहाँ से I निकालेंगे तो हमारा क्या होगा? V अपॉन R होगा। और यदि हम लोग R निकालेंगे तो क्या होगा? V अपॉन I आया। यानी तीन रिलेशन यहाँ पे बना। यानी V इक्वल टू पूछेगा तो आई आर, I इक्वल टू पूछेगा तो V अपॉन R और R इक्वल टू पूछेगा तो V अपॉन I होगा। तो यहाँ पे कौन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी R इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि 100 वाट का विद्युत बल्ब यानी 200-250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित होने वाले धारा क्या होगा? तो आइए इसको हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। क्या कह रहा है कि 100 वाट का हमारा बल्ब है और कितना से जोड़ा जाता है? 250 वोल्ट विभवांतर से, यानी 250 इतना वोल्ट विभवांतर से जोड़ा जाता है। तो इसमें प्रवाहित होने वाले धारा क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे P दिया हुआ है। P दिया हुआ है हमारा कितना? 100 वाट दिया हुआ है और हमारा विभवांतर कितना दिया हुआ है? 250 वोल्ट दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं क्या P इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई होता है। तो इससे हम निकालेंगे I इक्वल टू क्या होगा? P अपॉन V होगा। तो पावर हमारे पास कितना है? 100 वाट और हमारा विभवांतर कितना है? 250 है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 5 दूनी 10 अपॉन 25, यानी 2/5। इसी को भाग दीजिएगा तो 0.4 एम्पियर हमारा आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत फ्यूज आधारित है। तो हम बताए थे पिछले वीडियो में कि विद्युत फ्यूज है जो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे फ्यूज है, ये बताए थे कि ये धातु का टोपी होता है। इसमें फ्यूज वायर होता है जो किसके बना होता है? पीबी प्लस एसीएल, यानी लेड प्लस टीन का ये बना होता है। ये हमारा किट कैट फ्यूज है जो हमारा घरों के मेन सप्लाई में यूज होता है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज होने वाले फ्यूज वायर हैं। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के इसमें प्रभाव पर कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? मनोवायर डिवाइस क्या है जो हमें विद्युत उत्पन्न करके देता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनित्र। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरेटर भी बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। तो ये एक ऐसा युक्ति है जो क्या है? किसी मैंने हमें धारा उत्पन्न करके देती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण क्या होता है? मैंने किसके कारण है जो मैंने धारा का फ्लो होता है? जैसे मान ली कि यहाँ पे एक बल्ब है किसी सर्किट में, हमारा क्या है? बैटरी है। इसी को हम लोग क्या करते हैं? स्विच लगाते हैं। तो ये जो बल्ब ग्लो करेगा तो यहाँ से देखिए इसमें होता है दो चीज़ का फ्लो होता है, एक धारा का प्रवाह और एक हमारा होगा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। तो जैसे देखिए यहाँ पे धारा का प्रवाह हुआ तो धारा होता है हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी प्लस से माइनस की ओर होगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह पूछेगा तो हमारा नेगेटिव से कहाँ की ओर होगा? नेगेटिव से, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। नेगेटिव से हमारा पॉजिटिव की होगा। तो याद रखिएगा जो धारा का दिशा होता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा का क्या होता है? विपरीत। क्या होता है? विपरीत होता है। अब देखिए यहाँ पे सर्किट डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? ये हमारा बैटरी का क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है। तो क्या है? इसी से अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा हमारा नेगेटिव टर्मिनल से होकर कहाँ की ओर होगा? पॉजिटिव, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और हमारा किस ओर जा रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। लेकिन यही पूछता कि धारा की दिशा किधर होता, तब पॉजिटिव टू हमारा नेगेटिव होता। तो यहाँ लिखा हुआ है करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट, यानी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है जो किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो यहाँ हमारा कौन उत्तर होगा? इसलिए सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? किसी चालक तार में विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होता है? किसकी गतिशीलता के कारण? तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के कारण, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जीव द्रव्यमान, क्या कह रहा है? जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो जीव द्रव्यमान है कि ए वाला जो
ऊर्जा है जो हमको या तो पेड़ पौधा से प्राप्त होगा या जीव जंतु से। जैसे देखिए पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम है जो किससे प्राप्त हुआ है? समुद्री जीव से। किससे प्राप्त हुआ है? समुद्री जीव से। तो कैसे बना? मान ली कि समुद्री जीव समुद्र में मर गए, और मरने से क्या हुआ? समुद्र के तलहटी में यहाँ पे जीव चले गए, और उसी पे क्या हुआ? उसमें समुद्र में सुनामी आया, और सुनामी से उस पर धीरे धीरे उस पर अवसाद जमते गए, तो वहाँ पे क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, और फिर वहाँ पे प्रेशर बढ़ा, यानी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण किस में बदल गया? पेट्रोलियम बदल गया। जैसे बायोगैस, तो जीव जंतु के अपशिष्ट से हम बायोगैस प्राप्त करते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है कि कोयला, तो कोयला मान लीजिए कि जंगल था, यहाँ पे ढेर सारा पेड़ था यानी जंगल था, यहाँ पे क्या आ गया? भूकंप आ गया। भूकंप आ गया तो ये सब जंगल क्या हो गए? जमीन के अंदर चले गए, और लाखों यानी बिलियन वर्ष के बाद क्या होगा? यहाँ पे भी क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ा और प्रेशर हमारा बढ़ गया, और जिसके कारण ये क्या होगा? मैंने बिलियन 100 बिलियन के वर्ष के बाद ये पेड़ पौधे किस में तब्दील हो गए? कोयला में तब्दील हो गए। तो ये जो तीनों है जो हमारा जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन आपकी ऊर्जा हमारा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र माने विद्युत जनित माने वैसा जो धारा उत्पन्न किससे करता हो? हवा के मदद से करता हो। तो उसमें पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं पवन विद्युत जनरित। तो इससे बिजली जो पैदा होगा, तब बिजली को पैदा करने के लिए किससे चलेगा? हवा से चलेगा। हवा से चलेगा, तो हवा से चलेगा तो इसका चाल कितना होना चाहिए? तो जो हवा का जो चाल होना चाहिए, तैयार रखिए, यानी हवा का वेग होना चाहिए जो कितना हो जाए? 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर पवन विद्युत जनित्र है, इसको चलने के लिए हवा की चाल कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है हमारा, क्या होता है? PbNO3 और यदि इसी को गर्म करेंगे, यानी गर्म करेंगे तो हमारा टूटेगा लेड ऑक्साइड में, और क्या किस में टूटेगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड में, और हमारा क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। तो देखिए कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या बन रहा है? लेड ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड और हमारा ऑक्सीजन गैस बन रहा है। देखिए ऑप्शन में मैच कराते हैं, तो NO2 तो बन नहीं रहा है, क्या बन रहा है हमारा? अब केवल ऑक्सीजन भी नहीं बन रहा है, अब केवल हमारा NO2 भी नहीं बन रहा, साथ साथ क्या बना? NO2 और O2 हमारा बन रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन। तो देखिए सोडियम क्लोराइड का क्या होता है? NaCl, इसी का क्या कह रहा है? जलीय विलयन। इसमें जल मिलाइए तो क्या हो जाएगा? H2O। इसी का में क्या करना है? विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, विद्युत धारा। तो लिख लीजिए यहाँ पे विद्युत धारा, इसी में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वियोजित होकर माने अलग होकर, तो देखिए Na किस में बदलेगा? Na प्लस में बदलेगा, Cl माइनस में, H2 हमारा H प्लस में और OH माइनस में। देखिए Na प्लस और OH माइनस ये जुड़ करके हमारा बनाएगा NaOH। ये जो क्लोरीन है ये हमारा क्या बनाएगा? क्लोरीन गैस बनाएगा, और ये हमारा हाइड्रोजन है जो कौन गैस बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। तो इसको, यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया जैसे कि इसमें है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा है, इसमें कौन गैस बन रहा है? क्लोरीन गैस बन रहा है। तो इसी से ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इसी को बोलते हैं क्लोर। तो क्लोर ये बन रहा है क्षार, क्या बन रहा है? क्षार। तो ये हमारा क्या? क्लोर क्षार अपक्रिया इसको बोलते हैं। अब देखिए क्लोर क्षार अपक्रिया ये वाला किस प्रकार होता है? जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन लिखा हुआ है, NaCl को H2O से क्या करेंगे? यानी जलीय विलयन में यदि क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? NaOH Cl2 और H2 में हमारा टूट जाएगा। तो क्लोरीन है जो यहाँ पे ऊपर डायरेक्शन दिया हुआ है, यानी एक प्रकार का गैस है, हाइड्रोजन का भी ऊपर की ओर तीर दिया हुआ है, तो भी हमारा क्या है? गैस है। अब देखिए हम लोग समझ लेते हैं कि क्लोर क्षार अपक्रिया किस प्रकार होता है, तो इसलिए इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए क्लोर क्षार अपक्रिया यही फिगर दिखाया गया है, तो इसी में क्या करेंगे? नमक का घोल डालेंगे। तो नमक का घोल कहने का मतलब है कि इसमें NaCl और प्लस क्या डालेंगे? H2O डालेंगे। H2O डालेंगे, इसी में क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रोड को डालेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रोड है, यदि इस इलेक्ट्रोड को हम लोग प्लस से जोड़ेंगे तो इसी को क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। और यदि इसी इलेक्ट्रोड को हम लोग नेगेटिव से जोड़ेंगे तो इसी को क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। और जब इसका क्या करेंगे? सप्लाई को ऑन करेंगे तो क्या होगा? ये हमारा Na प्लस किसमें? NaCl टूटा था Na प्लस Cl माइनस में, H2O टूटा था हमारा H प्लस और OH माइनस में टूटा था, है कि नहीं? तो ये जो हमारा टूटा था तो क्या हुआ? क्लोरीन है जो हमारा
क्लोरीन टूटा यानी Na प्लस Cl माइनस टूटा, H प्लस OH माइनस टूटा। अब क्या हो गया कि OH माइनस Na प्लस आपस में जोड़ करके क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो क्लोरीन है तो क्लोरीन पर कौन चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ से ये होगा कि एनोड साइड हमारा क्लोरीन गैस प्राप्त होगा, एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होगा। और ये H प्लस पर कौन चार्ज है, प्लस चार्ज, H पर प्लस चार्ज है, तो कैथोड पर हमारा कौन गैस प्राप्त होगा, हाइड्रोजन। तो ये भी पूछ सकता है क्लोर क्षार अपक्रिया में क्लोरीन गैस किस पे प्राप्त होगा, तो एनोड पर प्राप्त होगा। और हमारा हाइड्रोजन गैस किस पे प्राप्त होगा, तो हमारा कैथोड पर प्राप्त होगा। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखिए, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही है। तो जो फार्मूला लिखा हुआ है हमारा किसका लिखा हुआ है, बासिंग सोडा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धोने वाला सोडा। तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 18H2O। इसमें क्या होता है, जल होता है। तो देखिए इसमें मैच करिए, क्या होता है Na, तो इसमें कौन हो रहा है 10H2 जल, यानी बी नंबर में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए हमारे पीरियोडिक टेबल में 3 तत्व हैं जिसे चाकू से काटा जाता है। जाइए देखते हैं। पहला हमारा सोडियम है, दूसरा पोटेशियम है, तीसरा हमारा लिथियम है। ये सभी को हम लोग क्या करेंगे, चाकू से काट सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है लिथियम ऑप्शन में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 बंधन होते हैं। तो हमारे हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा एल्केन, क्या होता है, एल्केन होता है। एक हमारा क्या होता है, एल्कीन, एल्कीन होता है। एक हमारा होता है एल्काइन। तो एल्केन का हमारा सूत्र होता है CnH2n प्लस 2 होता है। एल्कीन का होता है CnH2n होता है। और एल्काइन का होता है CnH2n माइनस 2 होता है। जैसे कि यहाँ पे, तो इसीलिए क्या हुआ, देखिए इसमें जो सूत्र किससे लिखा था, देखिए CH4 है जो एल्केन से लिखा हुआ है। देखिए C2AC का 2 दूनी 4 और 2 6, ये भी एल्केन श्रेणी का है। 3 दूनी 6, 6 2 8, ये भी एल्केन श्रेणी का है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 इजकल टू 4, तो ये हमारा एल्काइन से लिखा हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जैसे देखिए एल्केन में कौन बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसका फॉर्मूला CnH2n अभी बताए। फिर एल्कीन्स, एल्कीन्स में हमारा क्या होता है, CnH2n होता है, तो इसमें हमारा डबल बॉन्ड होता है। फिर एल्काइंस, इसमें क्या होता है, इसका सूत्र होता है CnH2n माइनस 2, तो हमारा इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, हाइड्रोकार्बन में 3 बंध किस में होता है, तो ये जो है हमारा एल्कीन श्रेणी का यौगिक है, एल्काइन श्रेणी का यौगिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। याद रखें एल्काइंस। देखिए एल्केन है, तो एल्केन में सभी में देख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बाद बीच कौन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं एल्कीन, क्या है, इन, लास्ट में इन आएगा, एरा में ANE आएगा, इसमें बाय एन आएगा, यानी सिंगल बॉन्ड में ANE, डबल बॉन्ड में ENE, और ट्रिपल बॉन्ड में हमारा बाय एन आएगा। तो देखिए यहाँ पे है कार्बन कार्बन के बीच कौन बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो हमारे कौन हो गया, एल्कीन हो गया। जैसे कार्बन कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो इसी को हम कौन श्रेणी का यौगिक बोलेंगे, एल्काइन श्रेणी का यौगिक बोलेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप का प्रयतात्मक समूह का माने इसका क्रिया कौन है, प्रतिकारक कौन है। तो कार्बोनिल समूह को ही क्या बोलते हैं, कीटोन को ही बोलते हैं। तो कीटोन का C होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे OH, अल्कोहल का क्या होता है, OH होता है। एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का हमारा COOH होता है। एस्टर का हमारा COOR होता है। एमीन का हमारा NH2 होता है। कीटोन या कार्बोनिल समूह का CO होता है। ईथर का हमारा O होता है। यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप कह रहा है, यानी कार्बोनिल समूह का क्रियाशीलक मोल पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा किसका है, एल्डिहाइड का है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, ये हमारा ईथर का है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए हम लोग जानते हैं पोटेशियम, पहले सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, फिर जिंक, लोहा, लेड, फिर हमारा हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, और फिर हमारा हो गया Au और Pt। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना, यही दिया हुआ कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना। यहाँ पे Ag है,
तो इसमें कौन है जो सबसे अधिक क्रियाशील? तो ऊपर से नीचे जाने पर जो क्रियाशीलता क्या है, जो घटता है, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील इसमें कॉपर होगा। देखिए यहाँ पे अच्छा से लिखा हुआ है। इससे पहले आता है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना और प्लेटिनम। तो जो ऊपर से नीचे जाता है तो क्रियाशीलता क्या होती है हमारी, घटती है। यानी सबसे ऊपर वाला अधिक क्रियाशील धातु होगा और नीचे वाला होगा कम क्रियाशील धातु। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाए? ऑप्शन नंबर जो सी है, जो अधिक क्रियाशील पूछ रहा है। तो कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? कॉपर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसमें मुख्य स्रोत क्या है हमारा? सन है, यानी सूरज, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो देखिए हरे पौधे क्या कहलाते हैं हमारा, तो देखिए आहार श्रृंखला से इसे हम समझ लेते हैं। तो जो सन है, तो सन सूर्य से पहले क्या होगा? सूर्य से ऊर्जा कहाँ जाएगा? हरे पेड़ पौधे में जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। इस हरे पेड़ पौधा को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंज्यूमर बोलेंगे, यानी उपभोक्ता बोलेंगे, यानी प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। और इसी को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। तो ये भी हमारा उपभोक्ता के श्रेणी में होगा, ये द्वितीय उपभोक्ता होगा। इस मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। तो ये भी हमारा क्या होगा? उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। इसी सांप को कौन खा जाएगा? बाज खा जाएगा। तो भी हमारा ये उच्च श्रेणी का उपभोक्ता होता है। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे हमारे उत्पादक कहलाते हैं। आप घटक पूछेगा तो कवक कहलाएगा। उपभोक्ता तो ये सब हमारे क्या हो गए? ये सब जैसे टिड्डा, मेढक, सांप, बाज, ये सब हमारे क्या हैं? उपभोक्ता के श्रेणी में रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के हैं? तो देखिए यहाँ पे फिगर से हम लोग समझते हैं। जैसे चमगादड़ का पंख दिखाया गया है, इसमें कुछ न कुछ क्या है? बोन पाया जाता है, मैंने हड्डी इसमें पाया जाएगा। ये हमारा क्या है? कीट का पंख है, यानी तितली हो गया, तो कीट का पंख है। तो देखिए दोनों एक जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसी को बोलेंगे असमजात अंग। अब देखिए इसी को असमजात को हम लोग क्या बोलते हैं? समवृत्ति अंग भी बोलते हैं। तो देखिए असमजात अंग वैसे होते हैं कि इसका क्या हो? कार्य एक ही हो। जैसे चमगादड़ भी इससे उड़ने का काम करेगा और कीट भी अपना पंख से उड़ने का, तो कार्य एक हो, लेकिन इसका बनावट क्या है? बनावट एक जैसा नहीं दिख रहा है, और बनावट क्या हो? अलग अलग हो। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? असमजात अंग, या उसी को बोलते हैं समवृत्ति अंग बोलते हैं। असमजात अंग में क्या हो जाएगा? जिसका बनावट समान हो। देखिए समजात में हो जाएगा, बनावट की बात करेगा, बनावट की बात करेगा तो क्या होगा? समान होगा। लेकिन इसका कार्य की बात करेगा तो इसका कार्य क्या होगा? अलग अलग, अलग अलग होगा। यही असमजात का होगा तो इसका क्या होगा? बनावट अलग अलग होगा, यानी बनावट अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। लेकिन इसका कार्य क्या होगा? एक ही होगा, कार्य समान होगा। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? तो समझात अंग उसको बोलेंगे जिसका बनावट क्या हो? समान हो, लेकिन कार्य क्या हो? अलग अलग हो। उसी को हम लोग बोलेंगे समझात अंग। असमझात अंग उसको बोलेंगे जिसका बनावट क्या हो? अलग अलग हो और कार्य क्या हो? समान हो। तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि भोजन का पाचन किस प्रकार का क्रिया? तो भोजन का पाचन हमारा उपचयन क्रिया। जैसे देखिए यहाँ पे है भोजन का पाचन, इसको वियोजन भी बोल सकते हैं, या इसी को अपघटन क्रिया भी बोल सकते हैं। तो एक प्रकार का क्या है? ऑक्सीकरण, या इसी को बोलते हैं उपचयन क्रिया है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी है? केचुआ, शेर, मछली और बकरी। तो देखिए बकरी में ठीक क्या है कि इसमें भी मेल फीमेल होते हैं, तो इसमें क्या है? दो उभयलिंगी अलग अलग होते हैं। और फिर जैसे मछली में भी क्या होता है? मेल फीमेल अलग हो। केचुआ है जो, इसमें क्या है? एक ही में नर और मादा पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। केचुआ जो क्या है? एक उभयलिंगी है। उभयलिंगी है कि जिसका एक ही शरीर में नर और मादा के गुण पाया जाता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग उभयलिंगी जंतु बोलते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा है जो भूमिगत जल का उदाहरण है? तो देखिए नदी है, तो नदी तो हमारा सरफेस पर प्रवाहित होता है, तो ये तो होगा नहीं। तालाब भी क्या है? हमारा भूमि पर प्रवाहित होता है। एक कुआं है, तो कुआं कहाँ है? ये भूमि के अंदर से गड्ढा खोद करके
पानी निकाला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कुआं है, तो कुआं को क्या करेंगे, गड्ढा खोद कर यहाँ पे यानी ज़मीन में गड्ढा खोदेंगे तब हमारा इससे पानी निकलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग जितना पढ़े उसी को क्विक रिविजन कर लेते हैं। अब देखिए पहला पढ़े थे कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आई आर है और उसका बहने वाला धारा आई है, तो संबंध क्या हो जाएगा, आर इजकल टू वी अपॉन आई हो जाएगा। अगला पढ़े थे कि 100 वाट का बल्ब है जो 250 वोल्ट विद्युत मेन से जुड़ा हुआ है, तो प्रवाही धारा कितना होगा, तो 0.4 एम्पियर होगा। फिर पढ़े थे कि विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। फिर है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला युक्ति को क्या बोलते हैं, जनित्र या जनरेटर बोलते हैं। फिर कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें गतिशील कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही हमारा क्या प्रवाहित होता है, धारा का प्रवाह होता है। अब देखिए कह रहा है कि पेट्रोलियम, बायोगैस, कोयला तथा नाभिकीय ऊर्जा में कौन है जो जीव द्रव्यमान का उदाहरण नहीं है, तो नहीं कहे है इसमें नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। फिर कहा था कि पवन ऊर्जा में विद्युत जनित्र में पवन की चाल कितना होना चाहिए, माने पवन विद्युत जनित्र में विद्युत पैदा करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। फिर कहा था कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो NO2 और हमारा O2 प्राप्त होता है। फिर कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यानी अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्लोर क्षारक क्रिया बोलते हैं। ये चलते बोलते हैं कि इसमें निर्माण हो रहा था NaOH और Cl2, तो इसमें मैंने क्लोरीन और NaOH का निर्माण हो रहा था, इसलिए क्लोर क्षारक क्रिया इसको हम बोलते हैं। कह रहा है कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है, Na2CO3, इसमें 10H2 जल होता है, यानी जल के कितने अणु होते हैं, 10 अणु होते हैं। फिर कहता है कि चाकू से किसे काटा जा सकता है, तो सोडियम हो, पोटेशियम हो या लिथियम हो, सभी को चाकू से हम लोग काट सकते हैं। फिर देखिए CH4 तो एल्केन श्रेणी का, C2H6 ये भी एल्केन श्रेणी का, यानी इसमें भी सिंगल बॉन्ड, इसमें भी हमारा सिंगल बॉन्ड, या C3H4 ये हमारा एल्काइन श्रेणी का है, तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा। फिर C3H8 इसमें भी हमारा क्या होगा, इसमें हमारा सिंगल बॉन्ड होगा, ये भी हमारा एल्केन श्रेणी का, तो इसमें क्या होगा, ये हमारा C3H4 हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कार्बोनिल समूह का प्रतिकारक क्या होता है, तो इसका होता है हमारा Cu होता है। फिर कॉपर Hg Ag और Au में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, तो हमारा कॉपर सबसे अधिक क्रियाशील है। फिर है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का स्रोत हमारा क्या है, सूर्य है। फिर है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के उदाहरण है, तो समृद्धि अंग या असमजात अंग। इसका क्या बताएं कि इसका कार्य क्या होगा, एक ही होगा और लेकिन इसका बनावट क्या होगा, अलग अलग, तो उसी को हम लोग असमजात अंग बोलते हैं। फिर कहते हैं कि भोजन के पाचन किस प्रकार की क्रिया है, तो उपचयन क्रिया है। फिर है कि केचुआ, मछली, शेर तथा बकरी में कौन है जो हमारा उभयलिंगी जंतु है, तो कौन हमारा उभयलिंगी जंतु है, तो केचुआ हमारा उभयलिंगी जंतु है। फिर कहते हैं नदी, कुआं, तालाब में और समुद्र में किसका जल भूमिगत जल का उदाहरण है, तो